हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विनोद सिंह रावत। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इसे समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। इससे पहले हम जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सिमिलैरिटी और डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग मतलब जैसे कि मान लो मैं एक मोची के पास गया और मैंने उसे बोला कि मेरे को एक जोड़ी या दो जोड़ी शूज या जूते बना के दे दो। ठीक है, तो ये एक जॉब है जो मैंने उसे दिया, ये जॉब कॉस्टिंग में आएगा। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग में हम एक ऑर्डर दे रहे हैं उसे, वो पूरा करके हमें देगा एक टाइम पीरियड में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने मकान बनाने का या कोई बिल्डिंग बनाने का किसी ठेकेदार को, बिल्डर को ठेका दिया या कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है, तो इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर मैं मान लो उसने मेरे को बिल्डिंग या मकान बना के दी और फिर मैंने उसे कहीं और बोला कि यहाँ पे भी मुझे एक बिल्डिंग बना के दो, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। उस मकान का डिज़ाइन हो गया, जगह हो गई, या मटेरियल जो यूज़ कर रहा है उसकी कॉस्ट में डिफरेंस, तो इस हिसाब से सिमिलर कम ही होगा। ठीक है, तो ये जॉब कॉस्टिंग है, इसमें टाइम पीरियड कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि कितनी बार टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी करना पड़ता है, जैसे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब स्कूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, हॉस्पिटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आते हैं। ठीक, इन दोनों में सिमिलरिटी एक ये है कि जॉब कॉस्टिंग हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो, ये 1 to 1 होते हैं। ठीक है, 1 to 1 यानी कि बायर से एक सेलर को, सेलर से बायर को, ये दोनों 1 to 1 होते हैं। तो पहले इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहले डिफरेंस कर लेते हैं। सिमिलरिटी मैंने बता दिया आपको, 1 to 1 होते हैं, और डिफरेंस देख लेते हैं इसमें कि डिफरेंस इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर, ठीक है, फॉर स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर एट स्पेसिफिक प्लेस। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है कि कस्टमर का जॉब कॉस्टिंग में स्पेशल किसी कस्टमर का ऑर्डर होता है, इसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, और वो कॉन्टैक्ट किसी साइट पे करवाता है या किसी जगह पे अपनी करवाता है। ठीक है, दूसरा सिंगल और फ्यू प्रोडक्ट। इसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट हो या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम। इसमें क्या होता है, इसमें जो बात चलती है वो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की चलती है कि एक प्रोजेक्ट जो होगा उस पर जो कॉस्ट लगेगी तो उसका ट्रीट कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। जॉब कॉस्टिंग में जो भी टोटल प्रॉफिट होता है उसे सीधा P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो भी हमारे कॉस्ट या रेवेन्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ही हम P&L में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। इसको और आगे तो बताऊंगा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आपको।
इसमें टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, और इसमें आपको बता दिया मैंने कि टाइम पीरियड ज्यादा होता है और वो बढ़ भी सकता है। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड बड़ा होता है और वो आगे एक्सटेंड भी हो जाता है। कभी कभी टाइम पीरियड में काम पूरा नहीं होता तो वो आगे एक्सटेंड भी हो जाता है। इसके अलावा जॉब कॉस्टिंग कंपनी की प्रीमाइसेस, कंपनी की अपनी जगह पे ही पूरी हो जाती है। वो काम, वो ऑर्डर उसी जगह पे हो जाता है जहां पर हमने दिया हुआ है, जहां कंपनी जहां पर वो काम होता है वो वहीं पर पूरा हो जाता है। जबकि ये एट कंस्ट्रक्शन साइट, जबकि ये होता है आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पर हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि यहां पर ये चीज बना के हमें दो, तो ये काम वहां पर होगा। तो ये आपके इनके बीच में मेन डिफरेंस है जो मैंने थोड़ा समराइज करके बता दिया आपको। आप इनको देख के समझ लीजिए, फिर आगे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट में आपको समझाता हूं। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी हो सकता है कि 1 2 3, कितने नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। कॉस्टिंग में कम ही ऐसे चैप्टर है जिनमें हमें लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। तो जैसे लेजर में आप जानते हो कि जो खर्चे हमारे होते हैं वो सारे हमारे डेबिट में चले जाते हैं। ठीक है, और जो भी हमें प्रॉफिट या गेन जो भी होगा वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, किसी भी लेजर अकाउंट में हम इसी टाइप से ट्रीट करते हैं ना। नॉमिनल अकाउंट जो होता है हमारा, जितने भी हमारे खर्चे वर्चे होंगे सब डेबिट में आते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होगी, सेल होगी, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, वो हमारा बाय साइड में जाता है। ठीक है, तो फिर से बनाते हैं। जैसे लेते हैं सबसे पहले मटेरियल। तो अगर आपने मटेरियल परचेज किया है तो इधर आएगा। इशू फ्रॉम अदर्स, या कहीं और से आप लेके आ रहे हो, किसी और ने इशू किया वो आएगा। या फिर ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इधर आएगा। मतलब कहने का मतलब है जो चीज आपकी साइट पे भेजी जा रही है वो सारी इधर आएगी। ठीक है, और साइट से जो चीज आपकी बाहर जा रही है, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट जो है वहां से कोई चीज बाहर जा रही है तो वो सारी चीजें यहां आएंगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे मैं आपको बताता हूं, जैसे बाय मटेरियल इन हैंड। अगर आपका मटेरियल लास्ट में बच जाता है, जब यानी कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं तब बच जाता है, तो वो आपका बाय में आएगा।
या फिर ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, या आपने मटेरियल किसी और कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर किया है तो वो भी बाय में आएगा। यहां पर समझ लीजिए, यहां पर है ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है तो इधर, किसी और कॉन्ट्रैक्ट को भेज रहे हैं तो इधर। सोल्ड भी इधर आएगा क्योंकि सोल्ड से हमारे को इनकम होती है तो वो भी बाय में आएगा। ठीक है, इसके अलावा इधर आते हैं, प्लांट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और भी कोई खर्चे होते हैं तो वो भी सारे आएंगे, क्योंकि आपको पता है जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हमारे डेबिट साइड में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब इस साइड आते हैं, प्लांट। हाँ, इसमें और एक चीज, रिटर्न टू सप्लायर। देखो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, कितनी बार हम सप्लायर से माल मंगा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और हमारे उसके बीच में पहले एग्रीमेंट या पहले बातचीत हो जाती है कि हमारा जितना भी मटेरियल बचेगा तो हम वापस भी करेंगे, क्योंकि आप लेकर जाएंगे नहीं हम अपने साथ, तो हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिटर्न अगर बचा तो हम रिटर्न भी कर सकते हैं सप्लायर को। ठीक है, इसके अलावा प्लांट आएगा, और प्लांट में इसको छोड़ के, क्योंकि प्लांट तो रिटर्न होता नहीं, ये सारी चीजें सिमिलर इसमें भी आएंगी। यानी कि अगर प्लांट बच गया, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, सोल्ड। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, यहां पे लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद आता है आपका बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आएगा केवल उस केस में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो, यानी कि काम पूरा खत्म हो गया है, तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो आप यहां डाल दोगे। और ये कब आएगा? इफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तब आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से इसे शो करेंगे। नहीं तो जैसे मैंने बताया ये लॉन्ग पीरियड तक चलता है, तो इसमें काम आपका बहुत समय आगे तक खींच सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम ये करते हैं जब हमारा काम आगे तक खींच जाता है, तो हम जब बीच में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो फिर यहाँ पर हम डालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ठीक है, तो ये काम तो अभी चल रहा है ना, और इसमें दो चीजें आती हैं, एक जितना काम हो गया वर्क सर्टिफाइड, और एक जो काम हुआ तो है पर वो सर्टिफाइड नहीं हुआ अभी तक। और ये और लिखा है, ये कब आएगा? इफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीट, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आपको वर्क इन प्रोग्रेस डालना है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डाल के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डाल देना है। और ये तब डालना जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो। और इसमें क्या आएगा? वर्क सर्टिफाइड, जो काम आपका हो चुका है, सर्टिफाइड हो चुका है कि हाँ इतना काम हो चुका है, 10, 20, 30%, जितना भी 50%। और वर्क अनसर्टिफाइड यानी कि जो काम आपका हुआ तो पर वो सर्टिफाइड नहीं किया गया कि ये अभी काम हो गया है। कि काम जब चल रहा होता है तो काफी काम ऐसे होते हैं जो पूरे हो चुके होते हैं, बिल्कुल फिनिश हो चुके होते हैं, कई ऐसे काम होते हैं जो अभी चल रहे होते हैं या हो गए होते हैं, तो अभी वो सर्टिफाइड नहीं किए कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मेट है।
इसको एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि मटेरियल या फिर कोई मशीनरी चोरी हो सकती है, ठीक है, या उसका लॉस हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में होता है तो वो आपका बाय साइड में ही आएगा, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो आप लोगे करवाने वाले से, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। तो वो आपका जो डाला जाएगा वो P&L के नाम से क्रेडिट साइड में ही शो होगा, बाय P&L, चाहे प्लांट हो या मटेरियल हो, तो वो अगर लॉस या चोरी हो गए, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अगर होता है तो वो आपका बाय साइड में आएगा P&L के नाम से, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट साइड में डालते हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जाता है जो भी इस टाइप का आपका लॉस होता है। इसके बाद जो भी आपका इसमें प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट तो निकलेगा, हर कोई काम प्रॉफिट के लिए करता है, तो जो भी आपका प्रॉफिट निकलेगा, अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि प्रॉफिट जो होता है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको रिजर्व में रखना पड़ता है, ठीक है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तो हम फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो इस स्थिति को देखते हुए हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में रखते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उस पैसे को हम यूज कर सके। तो प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट आपका रिजर्व में जाता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका जो वर्क चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कितना परसेंट आपका पूरा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पैसा रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कितना कितना आपका रिजर्व में प्रॉफिट जाता है किस सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट आपका निकलेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिट जो होता है वो कितना कितना आपका रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आगे करते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है वो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा P&L अकाउंट में, और कितना वो रिजर्व में रखेगा। रिजर्व में क्यों रखेगा ये बता चुका हूं, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब तक पूरा नहीं हुआ तो रिजर्व में कुछ ना कुछ पैसा रहना चाहिए। तो इसकी कंडीशंस हैं, फर्स्ट, इफ अगर आपका काम 0 to 25%, 0 to less than 25%, तो कोई पैसा P&L में ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि वो सारा रिजर्व में रख देते हैं। दूसरा, 25% और लेस देन 50%, 25% से ज्यादा, पर 25 से ज्यादा और 50% से कम, तो 1/3 जितना भी आपको भी प्रॉफिट हुआ है, और कैश रिसीव्ड, जितना भी आपने कैश रिसीव किया,
किससे? जो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उससे जो कैश रिसीव हुआ अपॉन वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि वो हमेशा पैसा वर्क सर्टिफाइड का ही देगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट 50% पूरा कर दिया है, ठीक है, 10 लाख का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट उसने 50% पूरा कर दिया है, ठीक है, तो 50% मतलब मेरा वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, तो मैं उसको क्या 5 लाख दे दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं तो जितना काम होता है हम हमेशा उससे कुछ पैसा कम देते हैं। कल को अगर वो मान लो उसको दे दिया पूरा पैसा और वो बीच में छोड़ के चला गया, तो फिर हम किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो हो सकता है हमें ज्यादा कॉस्ट पड़ जाए। ठीक है, तो हम हमेशा कुछ अमाउंट कम देते हैं, 80% 70%। ठीक है, जितना उसने काम किया उसका 80-70% ही उसको या जो भी होता है उसको देते हैं। ठीक है, तो हम उसे पैसा हमेशा कम देते हैं। तो कैश रिसीव हमेशा जो होता है वर्क सर्टिफाइड से कम ही रहता है। कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड से कम रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 50% और लास्ट तक 2/3 प्रॉफिट और सेम आ जाएगा कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड। फोर्थ, अगर काम आपका कंप्लीट होने वाला है, लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत ही रह गया है, तो इसे कहते हैं नियर कंप्लीशन। अगर काम आपका लगभग कंप्लीट हो गया है तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट बनता है इनटू कैश रिसीव्ड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर काम आपका लगभग पूरा हो गया है तब हम ये यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि काम आपका कितना परसेंट हुआ है। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसा पीएनएल में ट्रांसफर करोगे और जो बच जाएगा वो आपका रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने परसेंट में हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना है। और मैंने आपको बता दिया जितना वर्क सर्टिफाइड होता है कैश उससे हमेशा कम ही रिसीव होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले को। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर ये तो था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, तो फिर उसके लिए हम न्यूमेरिकल लेंगे एक दो और उसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा हो, ऐसा भी लेंगे जिसमें आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो रहा हो। ठीक है, इस टाइप के हम एक दो न्यूमेरिकल लेके उसको मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो सपोर्ट करती है आपके एजुकेशन में तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड नाइट।